गुड मॉर्निंग बच्चों। होमवर्क कर लिया सभी ने? चलो फिर डाउट बताना स्टार्ट करो। इंटेक्स नहीं ट्राई किया अभी? चलो 52 देखते हैं पहले। 52 में देखो क्या दिया हुआ है। गैल्वेनोमीटर टुगेदर विथ एन रेसिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है नैनेश, अपन स्टार्ट करते हैं नैनेश यार। और जो भी बच्चे आएंगे वो बाद में जिनका छूटेगा रिकॉर्डिंग देख लेंगे, क्योंकि वेट करो तो फिर बच्चे अगली बार और लेट आते हैं कि सर तो रुकेंगे ही। A galvanometer together with unknown resistance in series is connected to two identical battery each of 1.5 volt। हाँ, आपको ये बोला गया कि एक गैल्वेनोमीटर लिया गया है और इसके साथ सीरीज में एक अननोन रेसिस्टेंस लगा है और इन दोनों को दो आइडेंटिकल बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया गया है। और जब हमने इसको सीरीज में कनेक्ट किया दोनों बैटरी को, तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट दिख रही है? यहाँ पे 1 एम्पियर की करंट दिख रही है। When the batteries are in parallel, current is 0.6 एम्पियर। और जब हमने यहाँ पर बैटरीज को पैरेलल में लगाया, तो यहाँ पे कितनी करंट आ रही है? 0.6 एम्पियर। तो व्हाट इज द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ बैटरी? तो हमें इंटरनल रेसिस्टेंस बताना है ना, दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस कुछ होगा तो वो बताना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको कॉन्सेप्ट क्या बोला गया है? तो अब देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस कुछ हम लोग मान लेते हैं जी है ना, हमें नहीं पता कितना है तो हमने कुछ जी मान लिया। तो जब ये सीरीज में लगे हैं तो पूरे हर एक करंट जो है, हर एक रेसिस्टेंस है, करंट तो सेम जा रही है ना। जब ये सीरीज में लगे तो जो करंट यहाँ पे आएगी वही इससे जाएगी, वही इससे, सबसे सेम जाएगी। तो हर एक रेसिस्टेंस यहाँ किस में लगा हुआ है? सब में करंट सेम है। अगर करंट सेम रहती है तो हर एक रेसिस्टेंस किस में रहते हैं? सीरीज में ना बच्चों। तो आप बोल सकते हो जो भी टोटल करंट आएगी आए, वो बराबर होगी टोटल वोल्टेज डिफरेंस। टोटल कितना वोल्टेज हमने यहाँ अप्लाई किया? 1.5 प्लस 1.5 अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस जी प्लस आर 2 आर। तो इसकी वैल्यू हमें पता है 1 एम्पियर आई है। तो इससे हमारा आ जाएगा 3 = जी प्लस आर प्लस 2 आर।
ठीक है बच्चों, फिर देखो हमें यहाँ पे पता है कि अगर ऐसे बैटरी लगी हुई है तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पे आपका कितना आएगा, दोनों आइडेंटिकल है तो जो एक सेल का होता है वही पैरेलल में आ जाता है ना ईएमएफ, और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में तो R/2 आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो एक बैटरी लगी है जिसका ईएमएफ 1.5 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस R/2 है। समझो बच्चों, आप इसको ऐसे सोच सकते हो। तो यहाँ पे करंट कितनी आएगी, टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आपको 0.6 दिया है, तो इससे आ जाएगा G प्लस R प्लस R/2 इक्वल टू 1.5/6। ठीक है, हमें अब देखो स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। ये आपके पास दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो G और R कट जाएगा ना, 2R में से R/2 सब्ट्रैक्ट होगा, इधर आ जाएगा 3 माइनस 2.5, तो ये कितना आ जाएगा 3R/2, तो 1/3 ओम आ गया। समझ आया बच्चों क्या किया? गैल्वेनोमीटर भी मतलब क्या, एक रेसिस्टेंस है ना गैल्वेनोमीटर, बस आप उसको एक रेसिस्टेंस मानोगे और उस रेसिस्टेंस में जितनी करंट आ रही है वो आपको बता देगा गैल्वेनोमीटर। बस एक ऐसा रेसिस्टेंस है जो अपने अंदर की करंट आपको रीड करके बता देगा। बस बाकी वैसे ही सॉल्व करना है जैसे नॉर्मल आप कोई भी सर्किट सॉल्व करते हो। नेक्स्ट बताओ। 53, 55। 53 देखो क्या है, करंट इन अ कंडक्टर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स आर मेजर्ड बाय एमीटर एंड अ वोल्टमीटर। ना कोई हमने कंडक्टर ले लिया है, कंडक्टर मतलब कोई रेसिस्टेंस वायर होगा, तो उसमें करंट और उसके क्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस मेजर किया जा रहा है। अमीटर ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट, द मीटर्स ड्रॉ नेग्लिजिबल करंट्स। अब बोला गया है कि जो एमीटर है वो तो आपका एक्यूरेट है, बट वोल्ट मीटर में जीरो एरर है। जीरो एरर याद है, अगर शुरू में ही जीरो एरर रहता था, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज में पढ़ा था, तो आप रीडिंग निकालने के बाद जीरो एरर सब्ट्रैक्ट कर देते थे। तो आपको देखो क्या क्या बोला गया है, और एमीटर में बोला गया है कि कोई जीरो एरर नहीं है ना। तो एक केस में एमीटर जो है, तो एक केस में आपको रीडिंग दी गई है 1 और वोल्टेज मेजर करके बताया गया है, और दूसरे केस में ऐसा है। एक मिनट में कुछ आप क्वेश्चन समझ लेंगे क्या है ये। तो वो एक इसमें एक तरह से ये बोल दिया गया है कि ये सब आइडियल है ना,
आइडियल है, बस 0 एरर है इनमें, समझो। तो एक केस में जब इसमें करंट आ रही है 2.75 एम्पियर, करंट तो सही है ना, इसमें कोई एरर नहीं है। जब आपने एमीटर लगाया इसके साथ में, तो करंट जो आ रही है वो मेजर कर लिया इसने। तो अब इसके क्रॉस का वोल्टेज डिफरेंस कितना होगा, आई एन टू आर, तो इसकी वैल्यू है 14.4 माइनस ई। मान लो अगर 0 एरर कुछ ई है वहां पर ना, तो हमने उसमें 0 एरर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये सही रीडिंग होगी ना, है कि नहीं बच्चों। यहाँ पे आई की वैल्यू डाल दो, इंटू आर इक्वल टू 14.4 माइनस ई। आपके पास अननोन कितने हैं, ई एंड आर, दो अननोन है। और ऐसे ही एक बार और दिया हुआ है, उसको रखोगे तो दूसरी बार की रीडिंग आ जाएगी। दूसरी बार, सॉरी, पहली बार करंट 1.75 है ना, पहली बार की करंट 1.75 है। दूसरी बार करंट अब कितनी हो गई है, 2.75। तो आई इंटू फिर से आर लगाओगे इक्वल टू, वोल्टेज है इस बार का 22.4 माइनस ई। दो अननोन, दो इक्वेशन, इनको सॉल्व कर दो। समझ आ रहा है बच्चों। नेक्स्ट करें फिर। नेक्स्ट कौन सा है, नेक्स्ट बताओ बच्चों, प्रॉब्लम 55। A galvanometer coil has a resistance 90 ohm। गैल्वेनोमीटर लिया गया हमारा एक कोई, और उसका रेसिस्टेंस दे दिया गया है 90 ओम है। फुल स्केल डिफ्लेक्शन इज 10 मिली एम्पियर। उसमें जो मैक्सिमम करंट मेजर हो सकती है वो 10 मिली एम्पियर है। और 910 ओम रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द गैल्वेनोमीटर। फिर इस गैल्वेनोमीटर के साथ आपने बड़ा सा रेसिस्टेंस लगा दिया ना, लोड लगा दिया है। लोड की वैल्यू है 910। टू मेक इट अ वोल्ट मीटर, तो अब ये हमारा एक वोल्ट मीटर बन गया। वोल्ट मीटर मतलब पूरा इतना पार्ट जो है आपका वो पूरा वोल्ट मीटर है। If the least count of the volt is 0.1 volt, the number of division on the scale is। तो अब आपको बोला गया है कि लीस्ट काउंट क्या होता है, कि मान लो अगर ये 100 वोल्ट मेजर कर रहा है ऐसे एग्जांपल में, और इसमें 50 डिवीजन बने हैं, तो एक डिवीजन का मतलब कितने होंगे, 100/50 कर दोगे ना, तो वो लोग इसका लीस्ट काउंट है। समझ आ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर कहीं पे भी नंबर ऑफ डिवीजन पता है, टोटल कहाँ तक मेजर हो रहा है वो पता है, तो आप लीस्ट काउंट रिलेट कर सकते हो। तो आप सबसे पहले तो इसमें जब मैक्सिमम वाली करंट डालोगे, जब इसमें करंट मैक्सिमम आएगी, तो इसमें मैक्सिमम कितना वोल्टेज डिफरेंस मेजर होगा वो निकाल लोगे वर्किंग इक्वेशन से। वर्किंग इक्वेशन ऑफ V इक्वल टू आई जी प्लस आर। जब आई की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो V भी मैक्सिमम होगा। आई जी कितना दिया है, 10 मिली एम्पियर, मतलब 10 इंटू 10⁻³ जी की वैल्यू है 90, आर की वैल्यू है 910। तो ये 1000 आ जाएगा, 1000 कट गया। वोल्टेज की वैल्यू
टोटल मैक्सिमम वोल्टेज कितना मेजर हो पा रहा है 10, और लीस्ट काउंट है 0.1। अगर मान लो वोल्टमीटर पे कुल n डिवीजन है तो लीस्ट काउंट कितना आएगा 10/n। तो 10/n की वैल्यू 0.1 है, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी ना। 100 डिवीजन होंगे तब ना, 100 10/100 0.1, एक डिवीजन मतलब 0.1 वोल्टेज हो। समझ आ रहा है बच्चों? लीस्ट काउंट मतलब मिनिमम जो दो डिवीजन के बीच का वोल्टेज है वो निकालना है। नेक्स्ट बताओ बच्चों, ये नोट कर लो फिर नेक्स्ट बताओ। फिफ्टी सिक्स में देखो क्या बोला गया है, अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज अ रेसिस्टेंस 10 ओम। पोटेंशियोमीटर वायर की हमें रेसिस्टेंस बताई गई है। इट इज with a resistance and an accumulator of volt 2 volt। ना कोई एक्यूमुलेटर मतलब दिख रहा है आगे की ईएमएफ बोल रहा है, ईएमएफ मतलब क्या होगा, कोई बैटरी होगी ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेसिस्टेंस ना, और उसका इंटरनल रेसिस्टेंस 0 है, मतलब ड्राइविंग सेल आपको दे दिया गया है, उसका इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक अलग से रेसिस्टेंस लगा है। बोल दिया गया ना कि सीरीज में उसके साथ एक रेसिस्टेंस लगा है, और ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर हो गया। इसकी लेंथ हमें बताई हुई है 100 सेंटीमीटर, और इसका हमें रेसिस्टेंस बताया गया है 10 ओम। यहाँ पे ये जो ड्राइविंग सेल है उसका वोल्टेज है 2 वोल्ट, और ये एक जो रेसिस्टेंस और लगा हुआ है उसका हमें नहीं पता कितना रेसिस्टेंस है, ये मान लो R1 है, ये R2 है। A source of EMF 10 millivolt is balanced against a length of 40 सेंटीमीटर। तो अब क्या हुआ कि एक कोई हमने 10 मिलीवोल्ट का एक कोई हम सोर्स लेके आए, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ा, 40 सेंटीमीटर पे जाना पड़ा। देन व्हाट इज द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो इस R1 की वैल्यू बताना। समझ आ रहा है बच्चों? मान लो यहाँ पर यहां से यहां तक का वोल्टेज कुछ V है, तो V/L टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ L है ना, V/L क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। तो जब आप कोई भी रीडिंग लोगे तो उस रीडिंग का वोल्टेज कैसे निकालोगे, कोई भी रीडिंग मान लो V1 कुछ मेजर करो तो π/L करोगे ना। तो अभी आपने एक 10 मिलीवोल्ट को मेजर किया, 10 मिलीवोल्ट मतलब 10⁻³ तो फाइ की वैल्यू V बाई कैपिटल L इंटू स्मॉल l की वैल्यू है 40 सेंटीमीटर। कैपिटल L की वैल्यू 100 है ना, ये 100 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आया, तो इसका मतलब
टोटल वायर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, इसको इधर कर देते हैं। सही है, वायर के क्रॉस इतना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। समझ आया बच्चों? अब आप इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस कैसे निकालोगे? पूरे वायर का पता है आपको, पूरे वायर का पता है, तो अगर मैं वायर में करंट निकाल लूं तो आई इंटू आर करूंगा, पूरा करंट रेसिस्टेंस पता है, तो पूरा वोल्टेज डिफरेंस आ जाएगा। पूरे ऊपर वाले सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? ई ओवर R1 प्लस R2, एक्सटर्नल वाला रेसिस्टेंस प्लस R2। R2 मतलब नीचे जो वायर का रेसिस्टेंस है। अब नीचे वाले वायर में पोटेंशियोमीटर वायर में कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा? I इंटू R2। I की वैल्यू डाल दो, R2 की वैल्यू डाल दो, और ये पूरा पोटेंशियल डिफरेंस हमने निकाल रखा है ना, ये किसके बराबर है? ये मिली वोल्ट को तो ऑलरेडी हमने चेंज कर दिया है, वोल्ट। अब इसको सॉल्व करोगे तो R1 आ जाएगा ना, R1 ही पूछा गया, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू। कुछ समझ आया बच्चों क्या है? क्वेश्चन में इस बार थोड़ा आपको उल्टा करना पड़ा। अभी तक आपको फाइव पता रहता था, फाइव इंटू एल करके ये निकालते थे। इस बार ये पता था तो आपने फाइव इंटू एल करके फाइव निकाला, फाइव निकाला और एल पता था तो वी आ गया, वी आ गया तो फिर आप जैसे पूरे सर्किट के लिए इसका इतने पार्ट का वी निकालते थे वो निकाल दिया है। ठीक है बच्चों, आगे बताओ। 59 में देखो बोला गया है, a current of 2 ampere is flowing in the primary circuit of potentiometer wire। ना मतलब हमारा कोई पोटेंशियोमीटर जो रहता है उसका सर्किट है, उसमें बोला गया ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है। तो इधर वाले जो सर्किट में करंट कितनी फ्लो हो रही है? 2 एम्पियर। और इसका देखो जो रेसिस्टेंस दिया हुआ है, अगर ये पूरी लेंथ एल है और पूरे वायर का रेसिस्टेंस आर है, तो आपको आर बाई एल की वैल्यू दी है। आपको देखो बताया गया 0.2 ओम पर मीटर, मतलब क्या हुआ, यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस दिया है, मतलब आर बाई एल दिया है। इन अ कॉइल व्हेन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज, then potential difference across its terminal are balanced at 2.5 meter of the potentiometer wire resistance of the coil is। फिर आपको बोला गया कि भाई कोई आपने रेसिस्टेंस लिया है और ये आगे तक सर्किट होगा, इधर भी आप बस उसके दो पॉइंट को यहाँ बैलेंस कर लो। तो जब इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है और इसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है, रेसिस्टेंस निकालना है ना, मान लो इसका रेसिस्टेंस कुछ आर नॉट है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिल रहा है? ना यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिला हमें? 2.5 मीटर ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, हमें 2.5 मीटर लेंथ तक जाना पड़ा। ठीक है, समझो। तो एल कितना है, जब रीडिंग मिली 2.5 मीटर, तो इधर कहीं आपको गैल्वेनोमीटर लगा के यहाँ कहीं बैलेंस किया,
अब अगर आपको देखो ये लेंथ पता है तो क्या आप इतने पार्ट का ये पूरा रेसिस्टेंस मान लो आर है और इतने पार्ट का रेसिस्टेंस आर डैश है, इसमें करंट कितनी है वो पता है, तो क्या आप आर डैश निकाल सकते हो? अगर आर बाई एल पता है तो जो भी लेंथ मल्टीप्लाई करोगे उतनी लेंथ का रेसिस्टेंस आ जाएगा, है कि नहीं बच्चों? अब आपको देखो ये इस पोटेंशियोमीटर वायर में इतने पार्ट का रेसिस्टेंस पता है और करंट तो पूरे में सेम ही जा रही है ना, इसमें भी वही करंट जा रही है 2 एम्पियर, तो क्या यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस निकाल लोगे? इतने पार्ट का वोल्टेज डिफरेंस कितना आएगा? आई इंटू आर डैश, केवल इतने पार्ट का वोल्टेज डिफरेंस निकाल रहे हैं, 10 वोल्ट। अब जो यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होगा वही यहाँ का वोल्टेज डिफरेंस होगा। अब इधर की करंट पता है और रेसिस्टेंस पूछा गया है, तो आप यही कर दोगे, आई इंटू आर नॉट बराबर 10 आया है, तो आर नॉट कितना हो जाएगा? 10। 10 तो आंसर नहीं है, ये क्या चक्कर है? अच्छा अच्छा, यहाँ आर डैश मैंने गलत लिख दिया, आर डैश की वैल्यू 0.5 ओम आई है, तो यहाँ 0.5 ओम डालेंगे तो ये 1 आएगा। हाँ 1 है ऑप्शन। समझ आया ना बच्चों कैसे किया? इस बार देखो हमें यहाँ पे फाई इंटू एल करके ये नहीं निकालना पड़ा, आई दिया था और आर डैश निकाल के आई इंटू आर करना था। बच्चों समझ आया? लास्ट स्टेप में चवन मैंने ये किया है कि देखो यहाँ पे जब 1 एम्पियर की करंट जा रही है तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से निकाला गया है ना, जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही यहाँ पर होगा ना, ये रीडिंग देता है ना, यहाँ पे जो भी चीज कनेक्टेड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से मिलता है ना, तो यहाँ से निकाला वही इसके इक्वल कर दिया। और है बच्चों डाउट? इलस्ट्रेशन 31, इंटेक्स 5 लग नहीं रहा कि तुम लोगों ने ट्राई किया है? क्या बोलते हो बच्चों, इंटेक्स 5 ट्राई किया तुम लोगों ने? तो उसमें डाउट नहीं आया? इलस्ट्रेशन 31, देखो बच्चों अब इसमें थोड़ा सा डिवीजन वगैरह का है तो वो देख लेते हैं ना। देखो ये जो डिवीजन वगैरह कुछ भी दिया रहे तो जैसे स्केल में डिवीजन रहता है वैसे ही सोचना है, वैसे गैल्वेनोमीटर में भी डिवीजन बना रहता है ना, और वो टोटल करंट और डिवीजन को आप रिलेट कर सकते हो। इलस्ट्रेशन 31 देखो बच्चों, a galvanometer with scale divided into 100 equal division has a current sensitivity of 10 division per milliampere। आपको बोल दिया गया कि जो गैल्वेनोमीटर है उस पे टोटल 100 डिवीजन बनाए गए हैं,
टोटल डिवीजन कितने हैं 100, और 2 डिवीजन के बीच में 10 डिवीजन। अच्छा, ये आपको बोला गया करंट सेंसिटिविटी जो है वो 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर है ना। सेंसिटिविटी क्या है, आई बाय सॉरी थीटा बाय आई होता था ना। तो वो कितना एंगल घूम जा रहा है, वो 10 डिवीजन घूम जा रहा है जब उसमें 1 मिली एम्पियर करंट आ रही है। करंट सेंसिटिविटी आपको दी हुई है उसकी 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। मान लो उसका लीस्ट काउंट कुछ एलसी है, तो 10 इंटू लीस्ट काउंट उसका कितना, वो पूरा डिवीजन कवर करता है। अपॉन में करंट कितना है 10 अपॉन में पर मिली एम्पियर, मतलब 10 की पावर -3। एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। और वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है, जब आप उससे वोल्टेज रीड कर रहे हो, जब उसको यूनिट वोल्टेज मिल रहा है तो 2 डिवीजन वो मूव कर रहा है। एक मिनट रुकना बच्चों ना, मैं थोड़ा सा सही से सोच लूं इसमें क्या क्या करना है। देखो बच्चों, इसमें क्या करना है, देखो आपको इसमें क्या क्या दिया गया है कि जब आपका 1 मिली एम्पियर करंट आ रही तो वो कितने डिवीजन मूव कर जा रहा है, 10 डिवीजन मूव कर जा रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब एक डिवीजन मूव कराने के लिए कितनी करंट आएगी, 0.1 मिली एम्पियर। ये बात सही है बच्चों। फिर ऐसे ही बोला गया है कि जब 1 मिली वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो तो 2 डिवीजन जा रहा है। तो इसका मतलब एक डिवीजन अगर आपको मूव कराना है केवल, तो कितना वोल्टेज अप्लाई करना पड़ेगा, 0.5 मिली वोल्ट। ठीक है। तो अब आप सोचो कि मान लो अगर आपने इतना वोल्टेज डिफरेंस उसको दिया है, गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कुछ करंट आ रही है 1 मिली एम्पियर की। अगर गैल्वेनोमीटर के क्रॉस 0.1 मिली एम्पियर की करंट आ रही है तो वो एक डिवीजन घूम गया। एक डिवीजन घूम गया मतलब वो वोल्टेज कितना रीडिंग कर रहा है, 0.5 मिली वोल्ट, और करंट अभी उसमें कितनी आ रही है, 1 मिली एम्पियर। ठीक है बच्चों, तो आप अब 1 डिवीजन का दोनों निकाल लो, करंट और वोल्टेज, और फिर आप लगा दो V इक्वल टू आई आर। V आपको पता है, करंट आपको पता है, दोनों मिली में रखा है ना, तो मिली मिली कट जाएगा, G की वैल्यू आ जाएगी 5 ओम। तो अब आपको गैल्वेनोमीटर का रेसिस्टेंस पता चल गया। अब आगे का काम तो आपको आसान है। गैल्वेनोमीटर में 100 डिवीजन है, गैल्वेनोमीटर में अगर 100 डिवीजन है तो वो मैक्सिमम कितनी करंट रीड कर पाएगा, 10 डिवीजन में वो 1 मिली एम्पियर रीड करता है। तो 100 डिवीजन जाते जाते कितनी रीड कर लेगा, 1 मिली एम्पियर में 10 डिवीजन हो जाता है, तो 100 डिवीजन जा सकता है मैक्सिमम वो। तो 10 गुना ही और रीड कर पाएगा ना, 10 मिली एम्पियर मैक्सिमम करंट उससे जा सकती है।
ये बच्चों ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर 10 डिवीजन जाने पे 1 मिली एम्पियर करंट आती है तो 10 डिवीजन भाग जाता है और टोटल है 100 डिवीजन उसमें, तो मैक्सिमम आप कितनी करंट भेज सकते हो? 10 मिली एम्पियर ही भेज सकते हो ना, 10 मिली एम्पियर पे पहुंच जाएगा 100वें डिवीजन पे। तो आईजी की मैक्सिमम जो वैल्यू है वो पता है आपको, तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, इसको 5 मिली एम्पियर का एमीटर बनाना है। तो अब आप वर्किंग इक्वेशन में डाल दोगे आई इक्वल टू एस प्लस जी ओवर एस इंटू आई जी। आई जी आपने निकाल लिया है, जी पता है, आई आपको दिया है, एस निकालना है यहाँ से। तो पहला पार्ट हो जाएगा। अगले पार्ट में बोला गया है 1 डिवीजन पर वोल्ट, एक डिवीजन 1 वोल्ट को रीड करे, मतलब टोटल कितना वोल्टेज हो जाए, 100 डिवीजन है तो पूरा कितने वोल्ट मीटर का रेंज क्या कितना आ जाए? अगर एक डिवीजन 1 वोल्ट को रीड करे तो पूरा वोल्ट मीटर ये कितने वोल्ट मीटर का रेंज का वोल्ट मीटर बन जाए? समझ आ रहा है बच्चों? वो गैल्वेनोमीटर में 100 डिवीजन है और आपको इसको एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है जिसका एक डिवीजन 1 वोल्ट के बराबर हो। बच्चों को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो आपको वोल्ट मीटर का रेंज पता चल गया, फिर वर्किंग इक्वेशन में डाल दो। जब इधर करंट मैक्सिमम होगी तो इधर का वोल्टेज रीडिंग भी मैक्सिमम होगा। ये वाली मैक्सिमम वैल्यू 100 वोल्ट है, इसकी मैक्सिमम करंट है 10 मिली एम्पियर। सबको एसआई यूनिट में डाल दो, जी पता है तो आर आ जाएगा। समझ आया बच्चों? और बताओ। इंटेक्स 5 का 6। इंटेक्स 5 का 6 देखते हैं। When a known resistance 10 ohm and a conductor are connected in the right and left gaps respectively and the conductor is kept at zero, then the ये भाई मीटर ब्रिज का क्वेश्चन है, इनको लिखना चाहिए था। अपना ये मीटर ब्रिज ऐसे होता था ना, इधर वाला जो गैप होता था उसमें नोन रेसिस्टेंस लगाते थे और इधर वाले गैप में अननोन रेसिस्टेंस ना, तो ये लेफ्ट गैप हो गया, ये राइट गैप हो गया और यहाँ पे पोटेंशियल वो रेसिस्टेंस वायर लगाते थे। तो आप देखो आपको क्या बोला गया है, यहाँ पे हमने एक 10 ओम का रेसिस्टेंस लगा दिया है।
और यहाँ पे जो अभी ये वायर है, कंडक्टर बोला जा रहा है इसको अभी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा गया है। तो बैलेंसिंग लेंथ कहाँ है? 50 सेंटीमीटर पे। तो उस टाइम पे आप कहाँ पे बैलेंस कर रहे हो? 50 पे। ये पूरी मीटर भी जो होती है 100 सेंटीमीटर की वायर रहती है। तो अगर आप 50 पे बैलेंस कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितना इस पार्ट का रेसिस्टेंस होगा उतना इस पार्ट का होगा, दोनों 50-50 के हो गए ना। तो अगर इधर इधर का रेशियो सेम है तो इधर इधर का भी रेशियो सेम होगा ना। आप ऐसे ऐसे भी रेशियो देख सकते हो और ऐसे ऐसे रेशियो भी देख सकते हो ना, दोनों ही होता है। ये समझ आ रहा है? तो इसका मतलब 0 डिग्री पर R2 की वैल्यू कितनी है? 10 हो। R2 R1 इक्वल है। चमका कुछ बच्चों में क्या बोल रहा हूँ? R2 अभी 10 ओम है। If the temperature of conductor in the left gap is increased to 100 डिग्री सेंटीग्रेड, लेफ्ट गैप किसको किधर लगाया गया है? अच्छा 10 ओम को इधर लगाया गया। भाई ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया है ना। नोन वाले को राइट में लगाया गया है। ये हमारा R2 है और R1 अननोन है। तो शुरू में 0 डिग्री पर R1 की वैल्यू हमने निकाल दी। फिर आपने इसका टेम्परेचर जब बढ़ाया, अब 0 से अगर बढ़ा के 100 करोगे तो R1 की वैल्यू बढ़ेगी ना। अगर R1 की वैल्यू बढ़ जाएगी अब, तो इधर और इधर के रेसिस्टेंस का रेशियो हमें पता है, इधर इधर के रेशियो के बराबर होगा तब ये गैप बराबर होगा, ये बैलेंस होगा। मतलब गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन दिखाएगा। अब अगर यहाँ की रेसिस्टेंस बढ़ गई तो ये लेंथ को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अगर इधर की रेसिस्टेंस बढ़ रही है तो। लेंथ मतलब लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेसिस्टेंस है। अगर ये रेसिस्टेंस बढ़ा तो इसको भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी रेशियो मेंटेन हो पाएगा ना। तो अगली बार देखो टेम्परेचर बढ़ाने के बाद अगली बार कहाँ पे बैलेंस मिला है? 60 सेंटीमीटर पे। अब हमें इसको 60 पे ले जाना पड़ा कहीं यहाँ पर, तो जाकर के इधर का रेसिस्टेंस, इधर का रेशियो और इधर इधर का इक्वल हुआ। तो सेकेंड टाइम में यहाँ पे बैलेंस हुआ है। तो ये हमारा अगर 60 है तो इसको हम 40 बोल। तो अब इस बार आप देखो, मैं ऐसे ऐसे रेशियो ले रहा हूँ, ये बाई ये बराबर ये बाई ये, और इधर रेसिस्टेंस की जगह लेंथ ले लूंगा। तो इस बार का आपका क्या बोलोगे? R/10 इक्वल टू 60/40। आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना ना, जैसे आपको कंफर्टेबल हो। बस ये ध्यान रखना कि इन दोनों के रेसिस्टेंस का रेशियो मतलब इनके लेंथ का रेशियो है। तो अब नया ये कितना आ गया है? 15 ओम। 10 ओम से बढ़ के वो 15 ओम पहुंच गया। तो आपको टेम्परेचर कॉफिशिएंट बताना है। अब आप फॉर्मूला लगा दो। हमारा R इक्वल टू क्या होता था? R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। R0 मतलब 0 डिग्री वाला रेसिस्टेंस, तो वो आपको पता ही है। 100 डिग्री वाला रेसिस्टेंस अब यहाँ रख दोगे। डेल्टा टी 100 डिग्री है और अल्फा निकालना है। हो जाएगा क्या बच्चों? मीटर ब्रिज का क्वेश्चन था, इन्होंने कहीं लिखा ही नहीं है मीटर ब्रिज, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा। लैंग्वेज पढ़ के समझ आ रहा है कि भाई मीटर ब्रिज में ही ऐसा होता है। मस्त बारिश हो रही है सुबह सुबह एकदम। अब जाके लग रहा है कि रेनी सीजन आ गया है। और बताओ बच्चों।
देखो भाई, चवन को रेशियो बता दूं, मान लो ये रेसिस्टेंस R1 है, इतने पार्ट का रेसिस्टेंस R2 है, ये R3 है, और इतने पार्ट का रेसिस्टेंस R4 है। तो अगर ये वाली लेंथ मान लो कुछ L1 आई है और ये वाली लेंथ कुछ L2 आई है, तो आपको ये पता है कि R2/R4 बराबर किसके होगा? L1/L2 के होगा, है कि नहीं? और व्हीट स्टोन ब्रिज में क्या होता है? R1/R2 बराबर होता है R3/R4। व्हीट स्टोन में हम ऐसे ऐसे रेशियो देखते हैं, इधर इधर का रेशियो बराबर इधर इधर के रेशियो। तो इस रेशियो को देख के हम क्या ऐसे लिख सकते हैं? इसको इधर ले आए ना, अगर हम इसको इधर नीचे ले आए, इसको ऊपर ले आए, तो ऐसे आ जाएगा। तो ये क्या बोलता है कि आप ऐसे ऐसे भी रेशियो देख लो, ऐसे ऐसे रेशियो और ऐसे ऐसे रेशियो, और इधर का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इसकी जगह आप लेंथ यूज कर लो, ये रेशियो और ये लेंथ अपॉन ये लेंथ। समझ आया? अगला कौन सा था? 8। 8 में देखो क्या है, two batteries of EMF E1 E2 when placed in series during produces null deflection at 204 centimeter in potentiometer. When placed in opposition then produces deflection at 36 centimeter. अब देखो इसमें बस इतना बोला गया है कि दो सेल को जब आपने सीरीज में रखा ना, तो और इनको दोनों पार्ट को पोटेंशियोमीटर में कनेक्ट किया, तो ये कहाँ पे कितने लेंथ पे जाके बैलेंस हो रहे हैं? 204 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब क्या होगा? E1 प्लस E2 की वैल्यू होगी 5 × 204। अब पोटेंशियोमीटर का मैंने डायग्राम नहीं बनाया ऊपर वाले पार्ट का ना, ये कोई यूज नहीं है ना, बस आपको इसी पार्ट को देखना है। फिर अगली बार क्या है, जब उनको हमने अपोजिट में रखा, मतलब इसको पलट दिया, अपोजिट में रखा मतलब इसको पलट दो, प्लस दोनों अभी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराते हैं ना, अब एक इधर फ्लो कराएगा, एक इधर। जब अपोजिट में है तो E1 माइनस E2, अब ये कम हो गया ना, अगर अपोजिट में होंगे तो ये कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, मतलब यहाँ की लेंथ भी कम हो जाएगी। तो अब अगली बार देखो लेंथ कितनी है? 36 सेंटीमीटर। तो अब फाइव तो वही रहेगा, 5 × 36। तो हमें E1 दिया है, E2 पूछा गया है, इनको डिवाइड कर दो। E1 प्लस E2 अपॉन में E1 माइनस E2 इक्वल टू, ये डिवाइड करोगे तो कितनी बार में जाएगा? 204 अपॉन में 36 कटता है क्या? देख लो, अब वो कट वट कर लेना। E1 दिया, E2 पूछा गया, अब आगे सॉल्व कर लो क्वेश्चन। और बताओ बच्चों। हो गए सारे डाउट?
इलुस्ट्रेशन 29, इलुस्ट्रेशन 29 देखो, फाइंड द रीडिंग ऑफ एमीटर इन दिस करंट थ्रू सलोनी। देखो भाई, एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। एमीटर का क्या काम है? करंट मेजर करना। लेकिन अगर अब देखो, जैसे बैट होता है, क्रिकेट में बैट होता है ना, बैट का काम क्या है? क्रिकेट खेलने के टाइम में बॉल को मारना। लेकिन अगर तुमको क्रिकेट खेलना ही नहीं है, तुम बोलो हम जाके इस बैट से कोई को पीटेंगे, तो मारोगे तो कोई को तो लगेगा उसको। बॉल को नहीं मार के कोई आदमी को पकड़ के पीटने लग जाओ बैट से, तो बैट तो अपना काम करेगा ही ना। भले ही तुम उस टाइम पे जो उसका एक्चुअल काम है वो नहीं करा रहे हो। समझ आ रहा है सलोनी मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई चीज का जो एक्चुअल काम है, जरूरी नहीं कि हर टाइम हम वही काम कराएं। अब इस क्वेश्चन में एमीटर है किसी के पास, अब वो बोल रहा है हम नहीं मेजर करेंगे करंट, हम इसको कहीं पे भी लगा देंगे ऐसे ही। तो लगा दो भैया, फिर जो लगा दोगे उस हिसाब से जो पूछा जाएगा सॉल्व कर दो। उसमें ये नहीं बोला गया कि भाई 6 ओम का करंट निकालो। अगर 6 ओम के साथ एमीटर को पैरेलल में लगाओगे तो क्या वो करंट देगा? करंट नहीं देगा। वो 6 ओम के साथ एमीटर को पैरेलल में लगाओगे, लेकिन लगाओगे तो जो एक रेसिस्टेंस है ना, एमीटर मतलब एक रेसिस्टेंस, तो पैरेलल में लगाओगे तो जो रेसिस्टेंस का काम होता है वो करेगा। तो आप बस वो सॉल्व कर दो और बोल दो कि भाई अभी करंट तो नहीं बताएगा ये। तो इलुस्ट्रेशन 29 में देखो क्या है। आपको एक एमीटर दिया हुआ है जिसका रेसिस्टेंस है 3 ओम, 1 ओम, 6 ओम और 18 वोल्ट। तो अब देखो, आपको पता है कि जब पैरेलल में लगेगा तो इधर कुछ अलग करंट जाएगी, इधर अलग करंट जाएगी। तो इसकी रीडिंग इसकी करंट नहीं होगी, तो ये तो हो गया काम। अब आगे है कि भाई इसमें कितनी करंट जाएगी। तो आप भूल जाओ ये एमीटर उमीटर, आपके सामने सिंपल क्वेश्चन, एक 6 ओम है, एक 3 ओम है, दोनों पैरेलल में लगे हैं। अगर यहाँ से कुछ आए करंट आ रही है तो वो किस रेशियो में डिवाइड होगी? जिधर ज्यादा रेसिस्टेंस उधर कम जाएगी ना, 2:1 में ना। रेसिस्टेंस का रेशियो है 1:2, तो उसके रिवर्स रेशियो में करंट जाती है ना। तो करंट को बस 2:1 में डिवाइड कर दो, टोटल करंट कितनी होगी? तो टोटल बैटरी का रेसिस्टेंस निकालो, पहले इस पार्ट का निकालो, फिर उसमें सीरीज में ये ऐड कर दो, फिर 18 अपॉन में टोटल रेसिस्टेंस कर दो। सलोनी कुछ समझ आ रहा है? हो जाएगा। अबे कराया तो था भावेश, तुम आए नहीं बहुत दिनों से। ऐसा कोई डेरिवेशन बचा था क्या? आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब का करा तो दिया था ना। हीट जनरेट होगा तो वो सब रेडिएट हो जाएगा इक्वल करके आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। भावेश फुल सुबह सुबह कॉमेडी के मूड से आता है। भोला भावेश, भावेश का नाम ही भोला भावेश रख देते हैं। ये भोला भावेश है, बहुत भोली बातें करता है। हाँ भावेश, मैंने बोला होगा, बाद में करा दिया था। अब लेक्चर अटेंड नहीं किए तो अब ढूंढो सब में कहाँ पे कराया है। फ्यूज वाला देखो, ये मैंने कहाँ कराया होगा। ये एक सॉल्ड एग्जाम्पल में आया था तो उस टाइम पे कराया था। ये जब पावर वाला जो क्लास है, जो पावर वाला बल्ब वाला कल क्लास देख रहे थे ना हम लोग, पावर वाला, उसी क्लास के अगले क्लास में वो डाउट डिस्कशन के टाइम पढ़ाया है वो। पावर के बाद भावेश बेटा देखो ना,
हीट जनरेटेड इक्वल टू हीट लॉस करके एक ऐसे डिराइव कराया था। अब तुझे लग रहा है कि कुछ और डिराइव करना है, तो नहीं है, बस उतना ही डेरिवेशन है। इलुस्ट्रेशन 14 में ये चीज का डेरिवेशन दिया भी है ना। इलुस्ट्रेशन 14 में डाउट था, वही हम लोग कर रहे थे, तभी मैंने कराया था ये। और बताओ बच्चों। भोला भावेश को हम लोग अब इग्नोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे बताओ बच्चों। खत्म हो गया, अब नहीं डाउट है कुछ? हो गया खत्म। तो अब अपने पास है 1 घंटा, मतलब हम लोग अब शुरू कर सकते हैं कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, अगला चैप्टर अब शुरू करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वीक में तुम लोगों का वो रहेगा मेजर टेस्ट। तो अब देखो, ज्यादा छुट्टियां तो नहीं मिल सकती अभी, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट चल रहा है। ज्यादा छुट्टियां देंगे मेजर टेस्ट के लिए तो कोर्स बहुत डिले हो जाएगा। तो 2 दिन बस छुट्टियां देंगे, 2 दिन में ही आपको सब जो भी करना है, बाकी पढ़ते रहो साथ साथ में डेली डेली। 2 दिन से ज्यादा छुट्टी नहीं मिलेगी मेजर टेस्ट की अभी ना। मेजर टेस्ट कब है? सैटरडे को पढ़ रहा है, सैटरडे संडे या संडे मंडे? सैटरडे संडे, अच्छा। तो इसका मतलब हुआ कि फ्राइडे थर्सडे 2 दिन आपको छुट्टी देनी पड़ेगी, मतलब वेडनेसडे। एक्सरसाइज 1 का 22 डिस्कस करने का टाइम निकल गया है यार भावेश। 22 तो जो था। नहीं नहीं चवन, कोई निगोशिएशन नहीं होगा। 2 दिन मतलब 2 दिन ना, कोर्स भी खत्म करना है। अबे 22 में भावेश तीनों रेसिस्टेंस पैरेलल में लगे हैं, तो बाहर वाले सर्किट का रेसिस्टेंस हो गया R/3। मैक्सिमम पावर थ्योरम लगा दो, जब R/3 बाहर का रेसिस्टेंस, एक्सटर्नल सर्किट में बाहर का रेसिस्टेंस R/3 है, उसमें हीट मैक्सिमम कब हो पाएगा? जब वो इंटरनल के बराबर हो। R/3 बराबर स्मॉल r कर दो। तो अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कैपेसिटर का देखते हैं 2 क्लास में कितना हो पाएगा, उस हिसाब से डिसाइड करूंगा कि कितना डालूं। अगर थोड़ा बहुत हो जाएगा तो डालूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। बट 2 क्लास अभी अगले वीक में मिल जाएगी, और अभी 1 घंटा तो उसमें ठीक ठाक हो जाएगा ना, क्योंकि कैपेसिटर छोटा चैप्टर है। टोटल 6 ही लेक्चर का टॉपिक है, तो लगभग आधा तो हो ही जाना चाहिए। भावेश यार, सिलेबस से मत डरो। सिलेबस तो पूरा ही आना है 2 साल का एग्जाम में। तो कब तक अपन ऐसे करते रहेंगे?